पुखराजपुर गांव में कड़क ठंड अपना तेवर दिखा रही थी। ठंडी हवा यूं चुभ रही थी जैसे हर झोंका हड्डियों तक उतरकर जिंदगी को परख रहा हो। ऊपर काले बादल जमा हो चुके थे। ठंड की रातों में आने वाली वो तूफानी बरसात जो किसी भी गरीब के लिए डर का दूसरा नाम थी। इसी अंधेरे आसमान के नीचे दिनेश के टूटे फूटे कच्चे घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। हर गिरती ठंडी बूंद उसकी परेशानियों का मजाक उड़ाती लगती थी। दिनेश जी, देखिए छत फिर से टपकने लगी है। इस ठंड में अगर पानी तेज हो गया तो पूरा कमरा भर जाएगा। हम कहाँ जाएंगे इस हालत में? मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस बार बादल बहुत गुस्से में हैं। फैक्ट्री में सब कह रहे थे कि इस हफ्ते बड़ा तूफानी सिस्टम आ रहा है। हमारे जैसे गरीबों का घर तो एक झोंका भी गिरा सकता है। और अगर घर गिरा तो हमारी सुध कौन लेने आएगा? न अपने लोग, न वो विश्राम बाबू, जिन्होंने आपको भाई कहकर भी आपका सब कुछ छीन लिया। विश्राम बाबू दिनेश का बड़ा भाई। माँ बाप के गुजरने के बाद कागज बदलवाकर घर, जमीन सब अपने नाम करवा लिया। इसी मजबूरी में दिनेश को फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ रही थी। भाई का धोखा ठंड और तूफान से भी बड़ा दर्द था। छोड़ो कविता, ईश्वर की यही मर्जी रही होगी। मैं मेहनत करूंगा, ओवरटाइम भी ले लूंगा। एक दिन हालात बदलेंगे। पर आज तो घर में दाल चावल भी नहीं बचे, भीगी लकड़ियों से चूल्हा भी नहीं जल रहा। और आराध्या को देखो, टीती ठंड में सिर्फ पानी पीकर सोती है। कितनी देर यूं भूखी रहेगी? आराध्या दिनेश की 8 साल की नन्ही बेटी। भूख और ठंड से उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी वह धीरे से बाप के पास आकर बैठ गई, जैसे कह रही हो, बाबू मैं समझती हूँ। बाबू, अगर खाना नहीं है तो आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आप बस मेरे पास बैठ जाओ। नहीं बिटिया, तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दिनेश ने बाहर उफनते आसमान को देखा। ठंडी हवा, तेज बरसात और काले बादल मानो उसको। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, बरस जितना बरसना है, मैं हार नहीं मानूंगा। कविता, तुम आराध्या का ध्यान रखना। मैं अभी जाता हूँ, कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। ठंडी हवा और तूफानी बरसात अपने चरम पर पहुंच रही थी और इसी के साथ शुरू हो चुकी थी दिनेश की असली लड़ाई। गरीबी, ठंड, तूफान और किस्मत से जंग की। इतना कहकर दिनेश ठंडी हवा में कांपते हुए फैक्ट्री की ओर चल देता है। रात भर हुई तूफानी बरसात अब भले ही हल्की पड़ गई हो, लेकिन फैक्ट्री के बाहर अब भी कीचड़, पानी और नमी ही नमी थी। दिनेश जैसे तैसे भीगी मिट्टी पार करते हुए मालिक के कमरे तक पहुंचता है। उसकी चाल में थकान और आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक थी। सेठ जी, एक मदद कर दीजिए। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मेरी बिटिया आराध्या भूखी सो जाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो भी बारिश में भीग कर खराब हो गया। अगर आप थोड़ा बहुत उधार दे देते या छत की मरम्मत का सहारा दे देते तो मैं हालात संभाल लेता सेठ जी। देखो दिनेश, तुम खुद ही देख रहे हो, इस ठंड और बरसात ने सारा काम ठप कर दिया है। फैक्ट्री दिन ब दिन घाटे में जा रही है। मशीनों में पानी भर गया, कच्चा माल खराब हो रहा है। अब चाहकर भी फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री पूरी तरह बंद करनी पड़ेगी। अरे सेठ जी, मैं तो ये सोचकर आया था कि मुश्किल वक्त में आप ही सहारा बनेंगे, पर आप तो उल्टा मेरी रोजी रोटी ही छीन रहे हैं। बरसात ने पहले ही बुरा हाल कर रखा है। अब ये फैक्ट्री बंद होना सब कुछ तोड़कर रख देगा। दिनेश ने और कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी ठंड से जमी उंगलियों को मलता है, धीरे से सिर झुकाता है और चुपचाप फैक्ट्री के बाहर पड़े टूटे फूटे औजारों के पास जाकर काम में लग जाता है, मानो खुद से कह रहा हो, चाहे दुनिया साथ दे या न दे, मैं अपने घर के लिए लड़ता रहूंगा। दिनेश काम में डूबा हुआ था। ठंडी हवा, नमी और भारी कपड़ों के बावजूद वह टूटे हुए औजार ठीक कर रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद कल से फैक्ट्री फिर शुरू हो जाए। काम करते करते शाम होने लगी थी। थोड़ा अंधेरा हो चुका था और फैक्ट्री के अंदर हर आवाज डरावनी गूंज की तरह लग रही थी। दिनेश एक भारी बक्सा उठाकर दूसरे कमरे की ओर जा ही रहा था कि तभी अचानक फैक्ट्री में जोरदार एक कानफोड़ आवाज और कुछ ही सेकंड में चारों तरफ धुआं, चिंगारियां और भगदड़ मच गई। उस धमाके की चपेट में दिनेश सीधा आ गया।
लोहे के टुकड़े उड़कर उससे टकराए, उसकी बाहों और कंधे पर गहरी चोटें आईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ मजदूरों ने दौड़कर उसे उठाया। खून बह रहा था, सांसें भारी हो रही थीं। दिनेश को तुरंत गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही खबर मिली, कविता बदहवास दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। उसकी आंखों में डर था, हाथ कांप रहे थे और होंठ सूख चुके थे। बहुत गंभीर हालत है आपके पति की। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, ये ठीक हो जाएंगे। दिनेश की जान तो बच गई, लेकिन किस्मत ने एक और वार कर दिया। उस हादसे में उसका एक हाथ हमेशा के लिए खो गया था। इलाज के पैसे उनके पास थे नहीं। दिनेश के बचने और ऑपरेशन के लिए कविता ने अपने बचे खुचे गहने बेच दिए। वह रोते हुए भी हिम्मत नहीं हारी। उसने सिर्फ इतना सोचा, बस मेरे पति बच जाएं। कुछ दिनों बाद दिनेश को घर लाया गया। कविता उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती, दवाइयां देती, पट्टियां बदलती और उसे सहारा देकर चलना सिखाती। दिनेश की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी, पर मुसीबतें वो कहाँ थमने वाली थीं। ठंड में लगातार हो रही तूफानी बरसात अब भी नहीं रुकी थी। उनके कच्चे घर की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। छत जगह जगह गल चुकी थी, दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं और मिट्टी इतनी भीग चुकी थी कि ऐसा लगता था किसी भी क्षण पूरा घर ढह सकता है। दिनेश घर लौटकर कोने में चुपचाप बैठ गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, छत से पानी छू छू कर टपक रहा था और घर के भीतर अंधेरा और चिंता का माहौल फैला था। उसका कटा हुआ हाथ पट्टियों में लिपटा था और दिल में हजारों तूफान थे। हे ऊपर वाले, तू भी कैसी कैसी परीक्षाएं लेता है गरीबों की। मैं ही तो इस घर का एकमात्र कमाने वाला था और तूने मेरा एक हाथ ही छीन लिया। कुछ पल चुप रहकर रोते हुए, अब बता, मैं अपनी पत्नी और अपनी छोटी सी बेटी का पेट कैसे पालूंगा? ये जिंदगी कैसे चलेगी? अर्जी, अब हम किसके सहारे जिएंगे? छत भी टपक रही है, 4 दिन से चूल्हा ठंडा पड़ा है। आराध्या को रोज भूखे पेट नींद में धकेलना पड़ रहा है। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दीवारें भीग भीग कर गल चुकी थीं, छत की मिट्टी झड़ रही थी और किसी भी वक्त पूरा घर गिर जाने का डर बना हुआ था। उधर गांव वाले भी अपनी समस्या में उलझे थे। कई पड़ोसी अब कान फेर कर निकल जाते, जैसे गरीब की तकलीफ देखने से भी डरते हों। भाग्यवान, मैं कुछ न कुछ करूंगा, चाहे एक हाथ ही सही, पर मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी कर लूंगा, पत्थर ढो दूंगा, पर भीख नहीं मांगूंगा। किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर तुम्हें और आराध्या को रोते नहीं देख सकता। वह बाहर आसमान की तरफ देखता है। घने बादल, कड़कड़ाती बिजली और लगातार बरसता पानी, जैसे भगवान भी उसकी परीक्षा और कठिन करना चाहता हो। भगवान जाने ये बारिश कब थमेगी। घर का हाल तो और बिगड़ रहा है। अगर ये छत गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे जी? अरे कविता, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज तो उगता ही है। ऊपर वाला गरीब का दिल ऐसे यूं नहीं तोड़ देगा। बस थोड़ा सब्र रखो। अगली सुबह बारिश हल्की सी थमी। ठंड की हवा अभी भी सिहरन पैदा कर रही थी, पर यह मौका था कि शायद कहीं काम मिल जाए। दिनेश एक हाथ से अपने फटे कुर्ते को ठीक करता है और घर से निकल पड़ता है। आज कुछ न कुछ काम तलाश ही लूंगा, खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। आराध्या भूखी नहीं सोएगी। अरे साहब जी, कोई काम मिलेगा? नहीं भाई, इस बारिश ने सबका काम खराब कर दिया है। मैंने तो अपने मजदूरों को भी घर भेज दिया, कहीं और देखो। दिनेश एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। मकान निर्माण, खेत, दुकानें, ढाबा, लेकिन हर जगह सिर्फ निराशा हाथ लगी। अरे ओ फटेहाल, कहां कहां से आ जाते हो तुम जैसे लोग? देखिए अपनी हालत, एक हाथ से क्या उखाड़ लोगे? मैं तुम्हारे जैसे अधूरे लूले लंगड़े को काम दूंगा? मेरी अक्ल खराब है क्या? चल भाग यहां से, कहीं जाकर भीख मांग, यहां तेरे लिए कुछ नहीं। ये शब्द तीर की तरह दिनेश के सीने को चीर गए। उसने खुद को एकदम अकेला महसूस किया। शाम होने लगी थी। भूख, ठंड, थकान और निराशा। वह सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखें नम हो गईं। किसके आगे हाथ पसारूं अब? सबने मुंह मोड़ लिया। घर पर कविता और आराध्या भूख से तड़प रही होंगी। क्या अपाहिज को जीने का हक नहीं?
हे भगवान, अगर मेरे बच्चों को रोटी दे सकता है तो दे दे, चाहे उसके बाद मुझे उठा ले जाना। घर की ओर लौटते समय अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की। एक ही पल में भयंकर बारिश फिर शुरू हो गई। अरे नहीं, मुझे जल्दी किसी ढाबे में रुकना होगा। इस बारिश में भीग गया तो और मुसीबत बढ़ जाएगी। वह भागते भागते पास के एक चाय ढाबे में पहुंच गया। ढाबे में बैठकर वह बारिश रुकने का इंतजार करने लगा, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं था। भैया, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। लगता है इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। हर जगह खबर फैली है। मौसम विभाग ने कहा है इस बार बाढ़ आ सकती है। क्या सच में बाढ़? यह सुनते ही दिनेश के पैरों से जमीन खिसक गई। नहीं, मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहे हो? चाय तो पीते जाओ। धन्यवाद भाई, पर मेरे घर पर मेरी दुनिया अकेली है। मुझे जाना होगा। वह किसी की बात सुने बिना मूसलाधार बारिश में दौड़ पड़ा, सिर्फ एक ही चिंता के साथ, कविता और आराध्या सुरक्षित हों। कविता घबराते हुए घर के भीतर इधर उधर भाग रही थी। बाहर तूफानी बारिश की गर्जना, ठंडी तेज हवाएं और अंधेरी रात घर को किसी खतरे की चेतावनी दे रही थी। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। मिट्टी की दीवारों से पानी रिसकर बह रहा था। फर्श पर बरसाती पानी जमा हो चुका था और लगातार टपकती छत ऐसा महसूस करा रही थी मानो आसमान ऊपर से रो रहा हो। माँ, देखो ना, पूरे घर में पानी भर गया है और ये छत देखो कैसे टपक रही है। उसकी छोटी छोटी हथेलियां और ठंड से नीली पड़ चुकी थी। उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बापू अभी तक घर क्यों नहीं आए माँ? अरे डर मत मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। तेरे बापू बस आते ही होंगे। वह दरवाजे की तरफ देखती है। बाहर सिर्फ अंधेरा, हवा और कड़कती बिजली, लेकिन उसके अपने शब्दों से उसका दिल खुद धोखा खा रहा था। इधर दूसरी तरफ दिनेश बारिश में भीगता हुआ पते की तरह उड़ता फिर रहा था। छत की मरम्मत करवा दूंगा कहकर तो आया था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। हर कदम के साथ कीचड़ उसके पैरों से चिपक रहा था। मिट्टी और पानी में फंसता वह खुद को दोषी महसूस कर रहा था। बेचारी कविता अकेली इस बारिश में न जाने कितनी परेशान हो रही होगी। उसके मन में डर का पहाड़ टूट रहा था। दिनेश अपने टूटे थके शरीर के साथ तेज बारिश में दौड़ने लगा। एक हाथ से संतुलन पकड़ने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, मुझे घर पहुंचाना है अभी। तूफान इतना भयंकर था कि पूरा पुखराजपुर गांव समुद्र की तरह डूब रहा था। गलियां, खपरैल वाले घर, झोपड़ियां सब पानी में बह रहे थे। किसी भी पल जैसे पूरा गांव पानी की लहरों में समा जाने वाला हो। दिनेश की आंखों के सामने छोटे छोटे घर लहरों में डूबकर कीचड़ में समाते जा रहे थे। यह दृश्य देखकर उसकी सांसें रुकने लगीं। हे भगवान, मेरा घर भी कहीं इस पानी में न बह जाए। उसके मन में कविता और उसकी बच्ची आराध्या का चेहरा घूम रहा था। कविता, आराध्या कैसे होंगी मेरी दोनों? वह पानी से जूझते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का मलबा देखा, उसकी धड़कनें एक पल के लिए पूरी तरह थम गईं। घर बह चुका था। केवल टूटे बांस, मिट्टी के ढेर और हवाओं में उड़ती छप्पर की टुकड़ियां बची थीं। लेकिन जब उसने दूर देखा, 2 परछाइयां, कविता और आराध्या पानी से भीगी हुई एक पेड़ के नीचे खड़ी थीं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, कोई अनहोनी नहीं हुई। वह दोनों को गले से लगाता है। कम से कम बीवी बच्चे तो सही सलामत हैं। दिनेश, कविता और आराध्या तूफान की सर्द हवा में एक दूसरे को सहारा देकर विश्राम के घर की ओर चलते हैं। रात गहरा चुकी थी। रास्ता कीचड़ से पटा था। ठंड हड्डियों को चीर रही थी। जैसे तैसे वे विश्राम के घर पहुंचे। इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अरे लेटे लेटे तो कोई दिखेगा नहीं, उठकर देखोगे तभी पता लगेगा। अरे भाग्यवान, भड़क क्यों रही है? तू चुपचाप पकौड़े बना। फिर वह दरवाजा खोलता है। अरे दिनेश, तू पूरे परिवार के साथ यहाँ इस समय? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं हम लोग। बच्ची को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? क्या कहा?
मेरे घर में? नहीं नहीं नहीं, मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या जो तेरे जैसे फटीचर को अंदर आने दूं? आप तो हमारे अपने हो, मेरे भाई हो। अगर आप ही ऐसी बातें बोलोगे तो कोई दूसरा हमारी क्या मदद करेगा। बस रात की ही तो बात है भाई, रहने दे। फुट! जिसकी खुद की औकात घर बनाने की नहीं, वो मेरे घर में रुकना चाहता है। श्याम की पत्नी पकौड़े बनाकर लाती है। अरे दिनेश और उसका पूरा परिवार, उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर दिनेश तो आपका छोटा भाई है, आपने उसे भगा क्यों दिया? बेचारे को आज आने देते। क्यों? क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है? वैसे भी अब वह मेरे किसी काम आने वाला नहीं, सड़क पर आ गया बेचारा। भगवान का खौफ कीजिए जी, मुसीबत आते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये बड़े बोल आपको ही ले डूबें। कैसी मुसीबत? पता है हमारा घर कितना मजबूत है। कुछ नहीं होगा, ये लो पकौड़े खाओ, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। श्याम बारिश का आनंद ले रहा था, गरम चाय, पकौड़े और अहंकार में डूबा हुआ। वहीं दूसरी ओर दिनेश, कविता और आराध्या बारिश में सड़क के बीचों बीच कांपते हुए खड़े थे। देख रही हो भाग्यवान, मेरे सगे भाई ने भी मदद नहीं की। मुसीबत में ही पता चलता है कौन अपना कौन पराया। बस थोड़ा सा सह ले मेरी बच्ची, जल्दी ही हम कहीं रहने की जगह ढूंढ लेंगे। जी कितने बेरहम लोग हैं, किसी को भी हमारी हालत पर तरस नहीं आया। अब तो केवल गांव के मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। कविता चलो उनके घर चलकर देखते हैं। मुखिया के घर पहुंचा। पानी सिर तक आ चुका था। दरवाजा खटखटाता है। मुखिया जी, मेरा घर टूट गया है और मेरी बच्ची बारिश में भीगकर बीमार होने को है। हमारी मदद कर दीजिए, एक रात अपनी हवेली में बना दीजिए। यहाँ देख, मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है क्या, जो तू मुंह उठाकर यहाँ चला आया? एक भी बात नहीं सुनी। दिनेश को बुरी तरह अपमानित करके वहां से भगा दिया। देख रही हो कविता, किसी ने भी मदद नहीं की। अब समझ नहीं आता तुम दोनों को लेकर कहाँ जाऊं। हाय जी, कितने बेरहम लोग हैं, किसी को भी हमारी हालत पर तरस नहीं आया। देखना जी, जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई, ऊपर वाला एक दिन उनकी आंखें जरूर झुकवाएगा। चारों तरफ पानी ही पानी, तूफान अपनी चरम पर। उनके शरीर ठंड से सुन्न हो रहे थे। तभी कंटेनर देखकर उन सभी ने राहत की सांस ली, जैसे किसी ने थोड़ी सी उम्मीद बांट दी हो। वे तेजी से उस कंटेनर की ओर जाते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कंटेनर में भी धीरे धीरे पानी भरने लगा, उनके पैरों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। कविता, हमें यहाँ से निकलकर किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। यहाँ रुके तो डूबकर मर जाएंगे। दिनेश अपनी बेटी आराध्या को कंधों पर उठाता है और पानी में तैरते संभलते अंधेरे में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आगे अचानक एक तेज जल प्रवाह उन पर टूट पड़ा। दिनेश का पैर फिसला, वह संतुलन खो बैठा। उसके साथ कविता भी गिर पड़ी। आराध्या दिनेश के हाथ से छूट गई। 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड, और आराध्या पानी में गुम हो गई। आराध्या, एक तो 2 दिनों से भूखा परिवार, ऊपर से तूफानी बारिश का कहर। दिनेश और कविता चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा पाए। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, कहाँ गई तू? वे दोनों तूफानी रात में अपने फूटे भाग्य को कोसते हुए रोते रहे। हे भगवान, क्या गरीबों पर तुझे जरा भी दया नहीं? दिनेश की चीख आसमान चीर रही थी। पहले मुझे अपाहिज किया, फिर घर छीन लिया, अब मेरी बेटी भी। वे आगे बढ़ने की कोशिश करते, पर भूख ने शरीर तोड़ दिया था। शरीर जवाब दे रहा था, पैर कांप रहे थे, आंखें धुंधली होने लगीं, और अंत में दिनेश और कविता थककर लहरों में गिर पड़े। वे हाथ पैर मारकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहे। हम डूब रहे हैं, कोई तो बचाओ। लेकिन किसी में अब ताकत नहीं बची थी। दोनों बेहोश हो गए और बहने लगे। उन्हें डूबता देखकर बाढ़ राहत दल ने उन पर ध्यान दिया। उन्होंने तुरंत दिनेश और कविता को पानी से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया।
अगली सुबह दिनेश और कविता एक राहत शिविर में अपनी आंखें 10 खोलते हैं। हम दोनों तो बच गए, लेकिन इस बेरहम बारिश ने हमसे हमारी आराध्या को छीन लिया। वह दिनेश के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची, मेरी आराध्या। उन दोनों की चीखें शिविर की हवा को भी दुखी कर रही थीं। अंतिम घाव टीवी पर खबरें चल रही थीं। भारी बारिश से आई भीषण बाढ़, सैकड़ों बेघर, कई लापता, पुखराजपुर गांव में भयंकर विनाश। स्क्रीन पर विश्राम का टूटा हुआ घर और मुखिया की लाश जल भराव में पड़ी हुई। वे दोनों भी अपने घमंड में डूबे हुए बाढ़ में मारे गए थे। दिनेश और कविता 1 महीने राहत शिविर में रहे। अपनी बच्ची की याद हर पल उन्हें तोड़ती रही। सरकार से मिले मुआवजे से उन्होंने एक छोटा सा 2 कमरों का घर बनाया, आराध्या की याद में। दिनेश ने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली ताकि नई जिंदगी की शुरुआत हो सके। लेकिन उनके दिल में एक खाली जगह हमेशा हमेशा के लिए रह गई, आराध्या की जगह।